आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम आपको बताएंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। इस बीमारी पर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। ये बीमारी ज्यादातर बचपन में या फिर किशोरावस्था में होती है। सिजोफ्रेनिया के मरीज को ज्यादातर भ्रम और डरावने साए दिखने की शिकायत होती है। कई अन्य समस्याएं भी इस बीमारी के मरीज को हो सकती हैं। सिजोफ्रेनिया के मरीज को इस बीमारी से जूझने में जिंदगी भर संघर्ष भी करना पड़ सकता है। सिजोफ्रेनिया को मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक समस्या माना जाता है। सिजोफ्रेनिया का मरीज बहुत आसानी से जिंदगी से निराश हो सकता है और कई बार तो मरीज को आत्महत्या करने की भी प्रबल इच्छा होती है। सिजोफ्रेनिया को मानसिक बीमारियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। सिजोफ्रेनिया का अगर सही इलाज ना किया जाए तो करीब 25% मरीजों के आत्महत्या करने का खतरा होता है। अगर बात पूरी दुनिया की करें तो पूरी दुनिया भर से सिजोफ्रेनिया के करीब 2.5 करोड़ मरीज हैं। सिजोफ्रेनिया के आंकड़ों की बात करें तो प्रति 1000 लोगों में से ये बीमारी 10 लोगों को हो सकती है। इस बीमारी के आम शिकार ज्यादातर 16 से 45 आयु वर्ग के लोग होते हैं। पुरुषों को ये बीमारी महिलाओं से कम उम्र में हो सकती है। ज्यादातर मामले में मरीज को इस बीमारी की चपेट में आने के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। हालांकि कुछ मामलों में मरीज सिजोफ्रेनिया का शिकार होने के तुरंत बाद ही इसके दलदल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। सिजोफ्रेनिया के मरीज को साए दिखने या फिर किसी के होने का आभास होने की समस्या हो सकती है। सिजोफ्रेनिया के ज्यादातर मरीज दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि ना तो वह अपनी देखभाल कर पाते हैं और ना ही नौकरी जैसे काम कर पाते हैं। सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सिजोफ्रेनिया की श्रेणियां: सकारात्मक लक्षण, नकारात्मक लक्षण, संज्ञानात्मक लक्षण, भावनात्मक लक्षण। सकारात्मक लक्षण: ऐसे लक्षणों को मानसिक लक्षणों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि किसी के होने का भ्रम होना या डरावने साए दिखना। नकारात्मक लक्षण: इन लक्षणों को पहचानने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। ये लक्षण ज्यादातर मनुष्य को खुद से ही दूर ले जाते हैं। इन लक्षणों के चरम पर पहुंचने के बाद मरीज के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। इसके अलावा इंसान अपनी जिंदगी में भी हताश और नाउम्मीद हो जाता है। संज्ञानात्मक लक्षण: ये लक्षण मरीज की सोचने समझने की क्षमता के प्रभावित होने से समझे जाते हैं। मरीज की सोच बेहद सकारात्मक या फिर बेहद नकारात्मक हो सकती है। इस लक्षण वाले मरीज ज्यादा देर तक किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। भावनात्मक लक्षण: ये ज्यादातर नकारात्मक लक्षण होते हैं, जैसे भावनाओं का मर जाना, यानी कि इस बीमारी में मरीज को ना तो सुख महसूस होता और ना ही दुख की अनुभूति होती है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण: भ्रम, माया, सोचने में विकार, प्रेरणा की कमी, भावनाओं को जाहिर न कर पाना, समाज से कट कर रहना, बीमारी से बेखबर रहना, संज्ञात्मक कठिनाइयां। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी इंसान को सिजोफ्रेनिया होने की कई वजह हो सकती हैं। कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कई बार जेनेटिक और पर्यावरणीय कारण मिलकर इंसान को सिजोफ्रेनिक बना देते हैं। ये स्थिति भी कई बार परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन पर्यावरण अगर इसे प्रभावित करे तो ये समस्या कई गुना तेजी से इंसान को चपेट में ले सकती है।
अब हम आपको कुछ ऐसे प्रमुख कारणों के बारे में बताएंगे जिन्हें विशेषज्ञ सिजोफ्रेनिया होने की मुख्य वजह मानते हैं। सिजोफ्रेनिया होने की मुख्य वजह: वंशानुगत कारण, दिमाग में केमिकल असंतुलन की, पारिवारिक रिश्तों की वजह, पर्यावरणीय कारण, तनावपूर्ण अनुभव, ड्रग्स के सेवन से। इस दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ मरीज की इच्छा शक्ति और सही इलाज की। सिजोफ्रेनिया की बीमारी का भी इलाज संभव है। मनोवैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग और साइकोथेरेपी और थेरेपी सेशन की मदद लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को ठीक करने में मदद मिलती है। सिजोफ्रेनिया गंभीर बीमारी है। सही इलाज मिलने पर सिजोफ्रेनिया के मरीज जल्दी ही स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी बिता सकते हैं। सही इलाज से सिजोफ्रेनिया के लक्षण जल्दी ही दूर होने लगते हैं, जबकि ज्यादातर मामलों में मरीजों को इन लक्षणों से छुटकारा पाने में लंबा वक्त लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया है। तो वहीं इस बीमारी से कैसे बचें, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ दीपांशु शुक्ला। डॉक्टर दीपांशु शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। दीपांशु शुक्ला, सबसे पहला सवाल यही है कि जो ये सैनिफिजिया जो है ये आखिरकार है क्या? देखिए, आपने जो अभी इतनी लंबी स्टोरी पूरी बताई, उसमें मैक्सिमम तो चीजें कवर कर दी है। और मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शुक्ला है, दिव्यांशु शुक्ला नहीं है। दूसरा, जो सिजोफ्रेनिया के बारे में जिस तरह की समाज में इस समय इसका तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है, आने वाले समय में वर्ल्ड में ये एक दूसरी बहुत बड़ी बीमारी के रूप में सामने आने वाली है। और आपने अभी अपने उस प्रोग्राम में बताया कि 16 साल से लेके 50 साल 45 साल तक के लोगों में ये देखा जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आजकल हम लोग अपनी ओपीडी में देख रहे हैं कि 12 साल 13 साल के बच्चों तक में ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे आवश्यक ये है कि इस बीमारी पे हम लोग दवाइयों द्वारा हम लोग अभी भी इस चीज का पूरी तरह से उपचार संभव नहीं। तो अभी लक्षणों के अंतर्गत ईसीटी मशीन के द्वारा और साइकोट्रॉपिक दवाइयों के द्वारा हम लोग इस बीमारी पे कंट्रोल अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार ये बीमारी होती किस तरह से है? ऐसी क्या वजह होती है जिस वजह से इंसान इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है? देखिए, ये एक हेरिडिटरी बीमारी भी, आनुवंशिक बीमारी भी है। अगर किसी की फैमिली में ऐसा रहा है, माँ बाप में किसी एक को रहा है, तो बच्चों में इस बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जीवन के आखिरी वर्षों में 40 साल 45 साल 50 साल के बाद ये बीमारी दिमाग में डेवलप होती है। इस बीमारी को डेवलप होने के बहुत सारे कारण, इसमें एक सबसे प्रमुख कारण स्ट्रेस है, तनाव। तो स्ट्रेस, तनाव या डिस्टर्बेंसेस या फैमिली में जेनेटिक आपको कोई समस्या रही है, ऐसी परिस्थितियों में इस बीमारी का प्रायः ये देखा गया है कि वो बच्चों में किसी न किसी के रूप में ही आगे जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बात यहाँ पर काल्पनिक और वास्तविकता की करें तो क्या ऐसा होता है कि जो वास्तविकता होती है, जो काल्पनिक होता है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो मरीज नहीं समझ पाता, वो एक अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है? हाँ, रियलिटी ये है मैडम कि इसमें सबसे आवश्यक ये है कि आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आजकल लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें अगर घर में कोई डिस्कस कर रहा है या कोई अपना जानने वाला इस तरीके के व्यवहार से ग्रसित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको कहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो एक जो ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही, ये हम लोगों के लिए बहुत बेहतर है, समाज को ठीक करने के लिए बेहतर है।
और व्यक्ति को सबसे पहला काउंटर जो है वो तो फैमिली मेंबर से होता है, अपने दोस्त से होता है, अपने फ्रेंड से होता है। तो ये समाज के लिए, सबके लिए एक शिक्षा लेने की जरूरत है कि अगर कोई चेंजेस ऐसे किसी अपने परिवार के व्यक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं, अपने किसी दोस्त यार में दिखाई पड़ रहे हैं, चाहने वाले में दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको इमीडिएट आपको काउंसलर से या साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन अगर इसके शुरुआती लक्षणों की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए डिप्रेशन में भी इंसान एकदम साइलेंट हो जाता है, वो कुछ भी करना शुरू कर देता है। अगर इसके शुरुआती लक्षण की हम बात करें तो किस तरीके से हम मरीज को पहचान पाएंगे कि आखिरकार वो इस बीमारी से ग्रस्त है? देखिए, जो एक नेचुरल स्वभाव, जैसे जो हमारी प्रैक्टिस अपनी रही है 15-20 सालों की, मैं उसमें जो मैंने फील किया है कि मैक्सिमम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज जो हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, उनमें ज्यादातर ऐसे केसेस देखे गए हैं। जो व्यक्ति फैमिली में गुमसुम रह रहा है, मिलजुल नहीं रहा है, अकेले रहने की जिसकी आदत ज्यादा पड़ गई है, ऐसे लोगों में ये बीमारी थोड़ा सा देखा गया है कि उनके अंदर ये तेजी से पनपती है, जल्दी पनपती है। अदरवाइज दूसरे तरीके में आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उदास रहना शुरू हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, साथ में कई दिनों से वो अपने सोशल रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर रहा है, तीसरा कि गर्मियों के दिनों में भी नहा नहीं रहा है, शक की बातें कर रहा है, खाने पीने में डिस्टरबेंस हो रही है, उसको लगता है कि हम ये जो खा रहे हैं पता नहीं इसमें किसी ने कुछ मिला ना दिया हो, पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं। तो इस तरीके की चेंजेस अगर घर में ही दिखाई पड़ना शुरू हो, बाहर वालों के प्रति ऐसा हो, घर में किसी के प्रति ऐसा हो, तो ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिससे आदमी ये समझ सकता है कि हमारे परिवार का ये व्यक्ति इस समय किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है, और ये अलार्मिंग साइन है जिसपे हम लोग को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर देवाशीष, अगर हम यहाँ पर इसकी कैटेगरी की बात करें, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है वो एकदम से अपने जो चरम सीमा पर नहीं पहुंचती, उसकी कैटेगरीज वाइज की जो बात होती है, वो इसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं? नहीं, शिज़ोफ्रेनिया की जो मैक्सिमम देखी जा रही है उसमें पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया और अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया, ये दो प्रमुख हैं। वैसे तो कई सारी होती हैं, लेकिन ये दो प्रमुख हैं जिसी में मैक्सिमम सारे केसेस आपको दिखाई पड़ते हैं। और एक, जब कभी दवा का और काउंसलिंग का, इन दोनों का फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे मौकों पे बहुत पुरानी थेरेपी हम लोगों की रही है ईसीटी मशीन द्वारा ईसीटी देना, उसका एक अच्छा रिस्पांस देखा गया। तो कोशिश यही की जाती है कि पहले दवाइयों से और काउंसलिंग के माध्यम से मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। 25 से 30% मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, 75 के पेशेंट ऐसे हैं जिनको दवाइयों का भी असर नहीं आता, तो ऐसे लोगों में ईसीटी का प्रयोग भी किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये शिज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, अगर हम इसके जांच की बात करें, किस तरीके से इसकी जांच होती है? शुरुआती लक्षण के अनुसार या फिर हाई लेवल पर ये पहुंच जाता है, तो किस तरीके से इसकी जांच करते हैं? देखिए, अभी साइकियाट्री पूरे वर्ल्ड में बड़े इन्फेंट स्टेज में गुजर रही है। अभी इसके बारे में रोज रिसर्चेस हो रही हैं, रोज नए नए चीजें सामने आ रही हैं। तो अभी एज सच कोई सीटी स्कैन या एमआरआई ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। ये सब इंटरव्यू बेस्ड सारे सवाल हैं, स्केल्स हैं, जिसके आधार पे हम लोग ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये इसको शिज़ोफ्रेनिया है या इसको डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स हैं। तो ये एक इंटरव्यू बेस्ड है, और इसमें अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं आई है जिसमें हम लोग इसको कहते हैं कि ये इस मशीन से जांच करा लो, इसमें शिज़ोफ्रेनिया निकल के आ जाएगा या नहीं पता चल जाएगा। अभी उस पर खोज चल रही है, और आने वाले समय में हमें लगता है उस पर भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चनेयर है जिसके द्वारा फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट्स से डिस्कस करके इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर यही है कि इसके जो लक्षण हैं उसी के आधार पर हम मरीज को देख पाते हैं, उसी के आधार पर इस बीमारी को पकड़ पाते हैं। अच्छा, अगर बात हम यहाँ पर प्रेगनेंसी की करें, क्योंकि देखिए जो बीमारी होती है, जैसे माँ जो होती है, जो प्रेग्नेंट होती लेडी होती है, वो अगर किसी तरीके से डिप्रेशन में है उस दौरान, तो जो बच्चा है उस पर कितना इस चीज़ का असर पड़ता है, और आने वाले टाइम में क्या उसको भी शिज़ोफ्रेनिया के लक्षण उसमें पाए जा सकते हैं?
नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें अगर उस दौरान माँ कोई दवा, मानसिक विभाग की दवाएं खा रही है, तो कोशिश डॉक्टर ये करते हैं कि कम से कम दवाइयाँ उस समय दी जाएं। लेकिन दवाइयों को इसलिए भी देना पड़ता है कि कहीं उसके सिम्टम्स गड़बड़ ना होने लगे, वो गड़बड़ मतलब गुस्से में ना ज़्यादा जाने लगे, साइकोसिस में ना चली जाए, जिसकी वजह से अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर दवाइयों के साथ साथ ध्यान भी रखना जरूरी है। दूसरा, अगर माँ बाप में किसी एक को भी ये बीमारी है, तो उस बीमारी में कोशिश ये करते हैं लोग कि बच्चे में 50% चांसेस रहते हैं कि ये, अगर लड़का लड़की है तो हो सकता है लड़की में इस तरह सिम्टम्स दिखाई पड़े, या हो सकता है कि लड़के में ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़े। और माँ बाप दोनों अगर सिजोफ्रेनिक हैं तो ये 100% है किसी न किसी दोनों बच्चों में या किसी एक में तो बीमारी अवश्य होना मतलब कन्फर्म है। तो हेरिडिटरी इस बीमारी के पीछे आनुवंशिक लक्षण भी देखे गए हैं जो रिसर्चेस में प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से बात हम प्रेगनेंसी की कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा जो दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसे चलती हैं जो उस टाइम पर जो महिला होती है प्रेग्नेंट, उसका जो दिमागी तौर होता है वो बार बार बदलता रहता है। तो उस दौरान हम कैसे पता लगाएं कि ये सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं? नहीं, देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर उसकी मानसिक व्यवस्थाओं में चेंजेस आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कोई भी ऐसी दवा ना दी जाए, इससे बच्चे पर कोई बुरा असर पड़े। लेकिन अगर वो साइकोसिस में जा रही है महिला, अपने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रही है, तो ऐसी कंडीशंस में कुछ अच्छी दवाइयां इस समय मार्केट में हैं जिसको हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, और उसके द्वारा मतलब बच्चों पर जिसका बहुत इफेक्ट नहीं है, और प्लस माँ एक अच्छे तरीके से डिलीवरी तक अपना जो मेंटल लेवल है और फिजिकल लेवल है उसको मेंटेन करती। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये बीमारी एक मेंटल लेवल पर इफेक्ट करती है, तो इस बीमारी के साथ में, क्योंकि हमारे दिमाग से ये चीज़ें और हर पूरी जो हमारा शरीर है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ में क्या कुछ और बीमारियां भी हमें हो सकती हैं? जी, देखिए, सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है कि इसके साथ ओसीडी भी हो जाएगी, डिप्रेशन के भी लक्षण आपको महसूस होंगे। दूसरी और भी कोई फिजिकल कंडीशन भी आपके साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे जरूरी मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में, और ये हम लोगों के डिपार्टमेंट की कह सकते हैं कि सबसे डेंजरस बीमारी। यानी कि जिस तरीके से अभी हमने बात की है कि जो मानसिक रूप से अगर हम डिप्रेशन की बात करें, क्योंकि कुछ लक्षण डिप्रेशन में भी होते हैं, अगर दोनों को हम जोड़ के देखें तो किस तरीके से पता लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए, जांच इसकी ऐसे है नहीं जिस वजह से हम पूरे तरीके से ये पता लगा सकें कि ये सिजोफ्रेनिया है। तो इस बीच किस तरीके से इस बीमारी के लक्षणों से अलग हटकर हम इस बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं कि मरीज इस बीमारी से ग्रस्त है? दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स और सिजोफ्रेनिया। इसके बीच इसको अगर डायग्नोस करना है तो एक बड़ी महीन रेखा है जिससे कि हम लोग इसको कर पाते हैं, वो है ड्यूरेशन। अगर किसी को ये बीमारी शुरू हुई है और वो लगातार कई महीनों से बनी हुई है, सालों से बनी हुई है, तो फिर वो सिजोफ्रेनिया की तरफ पड़ जाती है। डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स के जो मरीज हैं, इनका दवाइयों से रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा है, इस पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो इन दोनों को चेंजेस करने के लिए बस ड्यूरेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग इसको डिफर कर पाते हैं कि ये सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है या डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम से ग्रसित है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है, अगर हम इसके इलाज की बात करें, क्योंकि जैसे कैंसर एक बीमारी है, उसकी अलग अलग तरीके से थेरेपी भी होती है एक बीमारी के बाद, तो इसका भी क्या थेरेपी या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे ये आगे नहीं बढ़ पाए? देखिए, वर्तमान समय में जिस तरीके से मेडिकल साइंस ने काफी डेवलपमेंट किए हैं, सिजोफ्रेनिया के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां रोज नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, और उनके सिम्टम्स पे कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास दवाइयां भी बहुत अच्छी हैं, और जिस तरह साइकोथेरेपी, जिसको काउंसलिंग भी कह सकते हैं, इसका भी एक बड़ा अच्छा रोल है। तो ये दोनों चीजें जो हैं मिल करके काफी हद तक मरीज इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
लेकिन अभी भी आज की डेट में अभी इस लेवल पर हम लोग नहीं हैं कि जैसे डिप्रेशन को और चीजों को हम लोग बताते हैं कि ये 100% ठीक हो जाएगा। ऐसे सिजोफ्रेनिया के केसेस में कहने में अभी थोड़ा समय है। बिल्कुल। भारत की अगर हम बात करें, देखिए बहुत बड़ी आबादी में कहीं ना कहीं अंधविश्वास जो है वो लोगों के अंदर रहता है। आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी झाड़ फूक जैसी जो चीजें होती हैं उसमें ज्यादा तांत्रिक के चक्कर काटते हैं। और ये बीमारी ऐसी है क्योंकि ये खुद ही अपने ख्यालों में रहना, खुद से बातें करना और एक काल्पनिक जो जीवन होता है उसमें जीते हैं। तो किस तरीके से, मतलब उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीमारी समझना और तांत्रिक दोनों का एकदम बिल्कुल अलग ही काम होता है। मुझे तो ये लगता है कि अनपढ़ लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस मामले में आजकल ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस में दिखता है कि तो हम लोगों की जो सलाह है, एक व्यक्तिगत सलाह भी है कि आपको अपने अंधविश्वास के रूप में जो भी करना है वो करिए, पूजा पाठ करिए, झाड़ फूक कराइए, लेकिन साइकेट्रिस्ट द्वारा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं, जो दवाएं समझाई गई हैं, उसका नियमित सेवन करें। देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि लोग दवाइयां छोड़ देते हैं, दवाइयों से रिलैप्स होने के फिर चांसेस बहुत होते हैं। तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों में दिखाई पड़ रही है इस समय। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी देख रहे हैं कि इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व है कि झाड़ फूक करा रहे हैं। तो उन सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि भाई आप मान के चलिएगा कि आपको ऊपर वाले ने, भगवान जी ने ठीक कर दिया, सब कुछ कर दिया, झाड़ फूक से ही ठीक हो गया, लेकिन दवा मत बंद करना। तो एक इस तरीके की सलाह जो है वो लोग फिर उसको फॉलो करते हैं कि ठीक है कि डॉक्टर साहब ने हमें मना नहीं किया और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब अंधविश्वास और ये सब चीजें, इसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आज का जो समय है, लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो चुका है, लोग सोने का टाइम उनके पास अलग हो चुका है, तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, या फिर जैसे स्मोक करना, ड्रिंक करना, या फिर बात हम अगर सोशल मीडिया की करें, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव है और लोग उस पर एक्टिव रहना भी पसंद करते हैं, तो कितना इफेक्ट इन सब चीजों का इस बीमारी पर पड़ता है? रियलिटी ये है कि ये स्ट्रेस इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। और जो भी व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होगा, उसकी बातचीत को और उससे जुड़े हुए लोग जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी उनकी बातचीत से ये एहसास कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस समय किसी न किसी दूसरी व्यवहार में जा रहा है, दूसरे तरीके की इसकी तरीके हैं, दूसरे तरीके से भाव भंगिमा है, लिखने के तरीके कुछ एक साथ जुड़े हुए नहीं है। तो ये सब भी चीजें हैं, लेकिन ज्यादा समय स्क्रीन पे बिताना ये तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण ही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट है वो हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिस वजह से ये बीमारी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी, जिस तरीके से ये जो काल्पनिक वाली चीज़ें होती है, क्योंकि कुछ लोग खुद से बातें करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे साथ में कोई है, तो ये शुरुआती अगर हम देखें तो किस तरीके से शुरुआती चीज़ों को पहचान पाए? नहीं, मतलब जैसे ये है ना कि आप घर में रहते हो, अब आपके घर में भाई बहन, माँ, माता जी, पिताजी या रिश्तेदार, नातेदार कोई भी ऐसी बातें करने लगे कि मुझको वहाँ खिड़की पे कोई दिखाई पड़ता है, कुछ कानों में आवाजें आती हैं, या वो छत के कोने में वो देखो बैठा हुआ है, तो ये जो एक कल्पना वाली चीजें हैं जो दिखाई नहीं पड़, रियलिटी में वो है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को दिख रही है, उस व्यक्ति को सुनाई पड़ रही है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो फिर ये शो करती हैं कि ये कहीं ना कहीं इस समय किसी उलझन का शिकार है, और इस उलझन को दूर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में ही अगर इसको हम लोग पहचान लें, तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, देखिए इसमें यह भी देखा गया है कि ये जो बीमार होता है वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाता है, उसके दिमाग पर इतना ज्यादा इस चीज का असर होता है, तो किस स्टेज पर जाकर वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है? देखिए, जब मैंने बोला ना, हेलुसिनेशन एक ऐसी चीज है स्किज़ोफ्रेनिया में कि आदमी को कानों में ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं, कमेंट करती हैं, कमांड भी करती हैं, वो खुद बोलती हैं आवाजें अंदर से, उठो, बैठ जाओ, ऐसा कर दो, ये मर्डर कर दो, इसको काट दो, अपना कूद जाओ, ट्रेन के आगे लेट जाओ। तो ऐसा है कि हमारा दिमाग जब किसी और दूसरे से कमांड होके चलने लगता है,
तो मैक्सिमम जो पैरानाइड सिजोफ्रेनिया या अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया के जो मरीज हैं, वो लोग ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं कि वो कुछ उनको ये भी नहीं पता कि इस स्टेप को करने के बाद क्या चीजें डेवलप होंगी। तो मैक्सिमम ऐसे ही सिजोफ्रेनिक पेशेंट जो हैं वो सुसाइड की तरफ कदम उठाते हैं। और अगर इनका सही समय पर ट्रीटमेंट और ये चीज की जाए तो इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह के जो इस बीमारी से जुड़े लक्षण हैं उनका जो सही इलाज है उसको आपने बताया है। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में सिजोफ्रेनिया के बारे में सुना है और साथ ही उसके बारे में भी जाना है कि कैसे इससे बच सकते हैं। और इसी के साथ आपके साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगी और अगले कार्यक्रम में फिर एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।